नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ का तिरस्कार। परेशान हो गई हूँ इस बुढ़िया से। घर का कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसे ये खराब नहीं करती है, पर आने वाले त्योहार को मैं इसे खराब नहीं करने दूंगी। सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद जो घर में मकर संक्रांति की पार्टी है, कम से कम उस दिन मेरा मूड न खराब करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर कमरे से निकली और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं भूल ना आऊंगी कि वो मेरी सास है। घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। सरिता अपने पति राजेश से कहती है। राजेश बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊं? कम से कम माँ को तो तुम संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। देख लो, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना। और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है जो घर की परेशानी भी मुझे संभालने देती हो? इतना कहकर राजेश निकल गया। राजेश के जाते हुए सरिता बड़बड़ाने लगी। अब मैं बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। जो मकर संक्रांति की पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। इतना कहकर वो अपनी सास कमरा जी के कमरे में चली गई और बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिनों बाद मकर संक्रांति है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ भी हंगामा हो, तो बेहतर होगा आप अपने अपने कमरे में रहना। मैं मना तो कर रही हूँ, पर मुझे भी पता है कि आप मेरी बात कितना सुनती हैं। मुझे यकीन है फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगी। फिर आगे क्या होगा इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इतना कहकर वो चली गई तो कमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। इनको मकर संक्रांति और मेहमान की पड़ी है, माँ की नहीं। 2 दिनों बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी की आवाज कमला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वो भी त्योहार और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वो बेटे के साथ मकर संक्रांति मनाती थी। बेटे को अपने हाथ से तेल खिलाती थी। बेटा ब्याह कर बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, कैसे बदल गया। त्योहार के साथ उसकी सालगिरह भी है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। कमला जी से बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी कमला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आती तो सरिता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उनके बाहर आने मात्र से ही त्योहार खराब हो जाएगा। और उसके इस चमकीले सुंदर घर में वो अकेली पुरानी बत्ती थी, जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमला जी अकेले कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वे मुझे निकाल दें, पर मैं भी जानती हूँ वो इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। शायद इसी मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। जब बाहरी दुनिया से रोशनी होती है, इस कमरे में मैं और मेरी तन्हाई। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक सरिता दरवाज़ा खोली और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए ये साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत न तार तार हो जाए, और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में बस जवाब देना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, समझी? सरिता बस बोले जा रही थी, पर कमला जी का सुनते सुनते ध्यान फिर पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से सरिता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस कहे जा रही हूँ? कमला जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ कि आज मकर संक्रांति पर क्या बनवा रही हो? सरिता बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, वो सुना या नहीं? त्योहार की पूजा मैं कर लूंगी, बाहर आने की जरूरत नहीं है, और कोई आए तो ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। कमला जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या मकर संक्रांति की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? सरिता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। कमला जी बोली, बहू बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो, सुबह भी सिर्फ 2 ब्रेड और चाय खाई हूँ। सरिता उन्हें घूर कर देखी, मानो क्या ही मांग लिया हो, और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कामवाली सुनैना आई और खाने की थाली देते हुए बोली, बड़ी मालकिन खाना खा लो। कमला जी आशा भरी नजरों से सुनैना को देखी। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो सके।
और बिना मालकिन के पूछे हुए अगर पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमला जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वो खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाते देखकर सुनैना की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वो कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और वो पैसा कमा रहे हैं। अम्मा देखकर तो बाहर वाले भी उनकी किस्मत पर रस्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। जो त्योहार पर सबको मिठाई देता है और सालगिरह पर पार्टी, उसकी माँ भूखी। तभी सरिता की आवाज़ आई तो सुमन बाहर जाने लगी। तो कमला जी बोली, सुमन, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। सुमन ने कहा, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कमला जी बहू के कहने अनुसार साड़ी निकालकर साड़ी देखी तो साड़ी 450 रुपए की थी। उसे देखकर कमला जी खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता, पुरानी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और सबके साथ केक काटने की तैयारी होने लगी। रमेश और सरिता केक काटने के लिए जैसे आगे आए, रमेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे रमेश, घर में आंटी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो त्योहार, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बात सुनकर रमेश सरिता की तरफ देखा तो सरिता बात बताते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और आज के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसीलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें अपने साथ रखने का और उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके सरिता ने रमेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सभी लोग मशहूर हो गए। इतने में सुनैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो सरिता उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है, ये खाना किसके लिए ले जा रही है? सुनैना बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। सरिता बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो कौन उठाएगा। चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी सुनैना मजबूरन प्लेट को वहीं रख दी और काम करने लगी। सरिता अपनी दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक कमला जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वो भूख से बिलबिला रही थी। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से रमेश की नज़र कमला जी पर पड़ी और वो धीरे से सरिता के पास जाकर बोला, सरिता, तुमसे कहा था ना इस दिवाली माँ मुझे बाहर दिखनी नहीं चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। माँ को अंदर ले जाओ इससे पहले कि किसी की नज़र पड़े। फटाफट सरिता अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए कान में बोली, आपसे बोली थी बाहर मत आना, सुनती क्यों नहीं है? दूसरे को सुनते देख वो बोली, चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही बोली, बहू, मुझे त्योहार के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखती हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से कमला जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे और सरिता हमारे साथ पत्ते खेल रही थी दिवाली में। दूसरे लोग भी दबी जुबान में बातें करने लगे। आखिरकार सरिता ने कमला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आपने रायता फैलाया है उसे समेट लूं। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही सरिता ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने सुनैना से बोली, सुनैना, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लाकर दो। तुम्हें पता है ना वो बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाई थी और फिर भूख लग गई, पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सुनैना आश्चर्य से सरिता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर उनके कमरे में ले गई। कमला जी रो रही थी। सुनैना को देखते ही बोली, देख सुनैना, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारे बुढ़ापे का शरीर,
चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत में खून खून हो गया। सुनैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं इस पर दवा लगा दूंगी। उसने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे दूसरा दर्द भी कम लग रहा था। वो खाना खा रही थी तो सुनैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपसे ये एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं, काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है, फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? कमला जी बोली, जानती हो सुनैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहो तो आज अपने लिए नौकर रख लूं, लेकिन परिवार तो चाहिए ना, मैं अकेली क्या कर लूंगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। इसके बाबूजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, करने वाले तो चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं? कहते कहते वो रोने लगी। सुनैना बोली, अम्मा